नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी घर बाय विवेक सर की डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में। दोस्तों आज हम 3 जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो एचआरडी मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है। दोस्तों एचआरडी मिनिस्टर ने पूरे दुनिया का जो पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री लॉन्च की है वो इंडिया में हुई है और ये आईआईटी मद्रास द्वारा कराई जाएगी। दोस्तों अब आप रेगुलर क्लासेस जाने की बजाय जो बच्चे डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग में बीएससी करना चाहते हैं वो अब अपने ऑनलाइन बीएससी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आईआईटी मद्रास द्वारा किया जाएगा। ये जो पाठ्यक्रम होगा वो 3 चरणों में होगा। इसमें फाउंडेशन प्रोग्राम हुआ करेगा, उसके बाद इसमें डिप्लोमा प्रोग्राम होगा, उसके बाद इसमें डिग्री प्रोग्राम होगा। ये जो तीन इसके जो चरण हैं, पहले प्रोग्राम, फाउंडेशन, उसके बाद डिप्लोमा और उसके बाद डिग्री। आगे इस एग्ज़ाम को क्लैरिफाई करने के लिए क्वालिफायर पर एग्ज़ाम के लिए 3,000 रुपये का एक शुल्क रखा गया है। दोस्तों इस बीएससी के लिए जो कॉमन एग्ज़ाम होगा, जो क्वालिफायर परीक्षा होगी, उसके लिए 3,000 रुपये का शुल्क रखा गया है। और दोस्तों इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 2020 में जिन बच्चों ने 12th पास की हुई है या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल में वो लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के दौर में कई इंसान एक साथ कई कार्य करते हैं, उन चीज़ों को देखते हुए ये सरकार द्वारा उठाया गया एक बहुत अच्छा कदम है। इसमें आप बिना कॉलेज जाए, आप ऑनलाइन ही अपनी बीएससी की डिग्री प्राप्त कर पाओगे, जिसके लिए आपको मात्र 3,000 रुपये का शुल्क देना होगा। आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एचडीएफसी बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने भारत भर में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। तो इस बैंक का नाम है एचडीएफसी बैंक। अब दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि एचडीएफसी बैंक ने भारत भर के किसानों के लिए कौन सी ऐप लॉन्च किया, तो उस ऐप का नाम है ई किसान धन ऐप। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों इस ऐप के माध्यम से किसानों को बैंकिंग और कृषि की सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने हेतु वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। दोस्तों एक ऐसी ऐप बनाई गई है जिस ऐप के थ्रू इंसान अपनी कृषि संबंधित समस्याएं तथा बैंकिंग समस्याएं, इन दोनों समस्याओं का हल कर सकता है। ये जो ऐप है, इस ऐप को हर गांव हमारा पहल के तहत लॉन्च किया गया है। दोस्तों यह मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करेगा विद कॉस्ट, जैसे मंडी की कीमतें पता चलेंगी, खेती की खबरें पता चलेंगी, मौसम की भविष्यवाणी पता चलेगी, बीज की किस्मों की जानकारी, किसान टीवी आदि। ये सारी चीज़ें हैं इस ऐप पर किसानों को प्रोवाइड होंगी, जो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाली हैं। और बैंक खाते उपयोग जो उनको लोन चाहिए किसानों को, बीमा जैसी कई बैंकिंग सुविधाएं भी इस ऐप के अंदर आएंगी। तो दोस्तों किसानों के लिए खेती में उन्नति करने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि बैंक का नाम है एचडीएफसी और उसके द्वारा जो ऐप बनाया गया है उस ऐप का नाम है ई किसान धन। आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दोस्तों वैश्विक जोखिम सूचकांक के साथ प्राकृतिक आपदा, गरीबी और सामाजिक अन्याय के उन उच्च जोखिमों के कारण जो एक इन्फॉर्म रिपोर्ट यूरोपीय आयोग द्वारा दोस्तों एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, उस रिपोर्ट का नाम है इन्फॉर्म रिपोर्ट 2020। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार भारत देश को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में 31वें स्थान पर रखा गया है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे वर्ल्ड के 191 देशों के साथ 91 देशों के रूप में सिंगापुर के साथ इसमें सबसे कम जो खतरनाक देश है वो सिंगापुर है, जो 191वें नंबर पर है। और उत्तर कोरिया को 39वें स्थान पर रखा गया है, दक्षिण कोरिया को 150वें स्थान पर रखा गया है। दोस्तों रहने की दृष्टि से सबसे खतरनाक जो देश है उस देश का नाम है सोमालिया, और जिसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य, उसके बाद यमन आते हैं। दोस्तों इस इंडेक्स के द्वारा भारत को जो स्थान दिया गया है वो 31वां स्थान है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का स्थान इस इन्फॉर्म रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान क्या है, तो 31वां है। और सबसे जो
सबसे खतरनाक जो राष्ट्र है रहने के लिए उसका नाम है सोमालिया, और जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित राष्ट्र है उसका नाम है सिंगापुर। आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। मिजोरम विधानसभा के पूर्व स्पीकर उपा रोकमलोवा 79 ईयर्स का आइजोल में निधन हो गया। दोस्तों वे ये कांग्रेस से रिलेटेड करते थे। दोस्तों मिजोरम विधानसभा के अंदर जो मिजोरम विधानसभा के जो पूर्व स्पीकर रहे थे उपा राकमलोवा, उनका भी मिजोरम की कैपिटल आइजोल में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों वो अगर ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे, तो उस पार्टी का नाम था कांग्रेस, और 1980 के दशक की शुरुआत से ही राजनीति में शामिल हो गए थे। दोस्तों आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। खेल मंत्री के साथ एचआरडी मिनिस्टर ने फिट इंडिया वार्ता लॉन्च की। दोस्तों एचआरडी मिनिस्टर हैं जो अपने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने खेल मंत्री किरण रिजिजू के साथ एक फिट इंडिया वार्ता नाम से इंटरेक्टिव सत्र आयोजित किया। दोस्तों इस फिट इंडिया वार्ता में स्कूली बच्चों को प्रेरित करने हेतु पीवी सिंधु और सुनील छेत्री जैसे शीर्ष खेल व्यक्तियों के साथ सरकार के प्रमुख कार्यक्रम फिट इंडिया के तहत लॉन्च किया। दोस्तों भारत सरकार का एक बहुत मुहिम चला रही है जिसके अंदर फिट इंडिया मूवमेंट के तहत ये चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं आगे। इसके अंदर बच्चों को, स्कूली बच्चे हैं उनको फिट रखने के लिए, प्रेरित करने के लिए जो खेल जगत से जुड़ी हुई जो हस्तियां हैं उन हस्तियों के साथ मिलकर लोगों को फिटनेस के लिए जागरूक किया जा रहा है। कई अग्रणी और विख्यात खिलाड़ी अपने बचपन के अनुभव, किस तरह उन्हें प्रेरणा मिली, अपनी स्टोरी बताएंगे। और दोस्तों ये जो फिट इंडिया वार्ता है, इस फिट इंडिया वार्ता का जो थीम रखी गई है, इसका जो स्लोगन रखा गया, स्लोगन है फिट है तो हिट है इंडिया। आगे चलते हैं दोस्तों इस चीज़ को अपन को याद रखना है कि एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने मिलकर फिट इंडिया वार्ता नाम से एक सत्र है उसका उद्घाटन किया है। दोस्तों इसका स्लोगन सबसे ज़्यादा याद रखने की चीज़ है फिट है तो हिट है इंडिया। आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि एचआरडी मिनिस्टर अपने कौन हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, और स्वास्थ्य मंत्री कौन है, हर्षवर्धन। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 लॉन्च किया है। दोस्तों यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक संयुक्त पहल है। दोस्तों वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने मिलकर एक संयुक्त रूप से ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 को लॉन्च किया है। इस हैकथॉन को कोविड-19 की दवा विकसित करने हेतु लॉन्च किया है। इसमें जो देश के टॉप डॉक्टर्स हैं, शिक्षाविद हैं, जो रिसर्चर हैं, इन सबको इनवाइट किया गया ताकि वो मिलकर कोविड-19 का वैक्सीन ढूंढ सकें। दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। प्रसिद्ध कोरियोग्राफर सरोज खान है, उनका मुंबई में कल निधन हो गया। दोस्तों जो प्रसिद्ध बॉलीवुड की जो कोरियोग्राफर थी सरोज खान, उनका जो कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। दोस्तों वे एक बहुत अच्छी कोरियोग्राफर थी जिन्होंने उनकी पहली जो स्वतंत्र कोरियोग्राफी थी उसका नाम था गीता मेरा नाम, और यह हवा हवाई गीत से उन्हें प्रसिद्धि मिली थी। और उन्होंने तेजाब, वीर ज़ारा, लगान, तनु, बैट्स मनु रिटर्न्स, मणिकर्णिका जैसी फिल्मों के लगभग 2000 गानों को कोरियोग्राफर किया था। तो दोस्तों यहाँ ये नाम रखने का याद है। सरोज खान किस जगत से संबंधित थी, तो बॉलीवुड से थी। बॉलीवुड में वो क्या थी, कोरियोग्राफर। आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। भारत और जापान ने हिंद महासागर क्षेत्र में मलक्का जलड मरुमध्य की ओर से पासएक्स जो पासिंग एक्सरसाइज है नामक एक नौसैनिक अभ्यास किया। दोस्तों भारत और जापान की जो नौसेनाएं हैं उन नौसेनाओं ने हिंद महासागर क्षेत्र के जो मलक्का जलड मरुमध्य है उसमें एक एक्सरसाइज करी थी। इस एक्सरसाइज का नाम है पासिंग एक्सरसाइज। दोस्तों पासएक्स के नाम से इसको अपन जानते हैं। भारत के राजपूत श्रेणी के विध्वंसक आईएनएस राणा और कोर श्रेणी की मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कुलिस और जापान की जीएस सेमायुकी और जीएस कासेमा ने अभ्यास में भाग लिया। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की तरफ से आईएनएस है जो राणा और कोर श्रेणी की मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कुलिस, ये दोनों को याद रखने की चीज़ है। और जापान से सेमायुकी और कासेमा।
दोस्तों लास्ट 3 ईयर्स में भारत और जापान की जो नौसेनाएं द्वारा किए गए 15वां पासेक्स जो अभ्यास था, पासेक्स अभ्यास सद्भावना प्रशिक्षण और समझ हेतु आयोजित किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो सीईओ थे राजकिरण राय जी, उनका कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी और सीईओ उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है राजकिरण राय, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। दोस्तों अभी फिलहाल जब 1 अप्रैल 2020 को बैंकों का मर्ज किया, तो जब लास्ट बैंकों को मर्ज किया गया है, तो उस मर्जिंग में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेट के साथ विलय कर दिया गया है। तो दोस्तों अभी ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, ये तीनों मिलकर एक ही बैंक के नाम से जाने जाएंगे, जिस बैंक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब दोस्तों इसका सीईओ और एमडी है, उनका नाम है राजकिरण राय। तो यहाँ से दोस्तों ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ का नाम क्या है, तो उनका नाम है राजकिरण राय। आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। मशहूर लेखक सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को कानेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेंट पुरस्कार के लिए नामित किया गया। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। दो इंडियन अमेरिकन हैं, एक लेखक हैं जिनका नाम सिद्धार्थ मुखर्जी है और दूसरे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं हार्वर्ड में, जिनका नाम है राज चेट्टी। उनको न्यूयॉर्क द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सिद्धार्थ मुखर्जी किस चीज़ से संबंधित हैं, तो वो लेखक हैं, और जो राज चेट्टी हैं वो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। तो दोस्तों ये क्यों चर्चा में आए हैं ये क्वेश्चन, अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो 2020 की ग्रेट इमिग्रेंट पुरस्कार के लिए इन दोनों को नामित किया गया है। दोस्तों इन्होंने कोविड-19 स्वास्थ्य संकट के दौरान समन प्रयासों में उनके योगदान हेतु नामित किया जा रहा है। यह पुरस्कार 38 अप्रवासी को दिया जा रहा है। सिद्धार्थ मुखर्जी हैं, उनकी एक बुक है द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज, ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर। इसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार और 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों तो सिद्धार्थ मुखर्जी ये एग्जाम की दृष्टि से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से इस न्यूज़ को आपको अच्छी तरह याद रखना होगा। सिद्धार्थ मुखर्जी जो एक लेखक हैं, जिनको अभी 2020 ग्रेट इमिग्रेंट पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, और उनकी जो बुक थी द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज, ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर के लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार भी दिया जा चुका है। उनको 2014 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दोस्तों ये थी आपकी आज की न्यूज़। अगर आपको मेरी बताई गई न्यूज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।